तो हेलो गाइस, आई एम पीयूष और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मैजिक पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शोध प्रवृत्ति, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विद आंसर। और ये जो वीडियो होने वाली है ये सेमेस्टर 6 वाले बच्चों के लिए होने वाली है, बीए बीकॉम सबके लिए होने वाली है। आप देखो, इस एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपको 8 क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा नहीं, 7 से 8 क्वेश्चन है। इन 7 से 8 क्वेश्चन के अंदर से आपको पूरा का पूरा पेपर आएगा। अगर आपने इस सब्जेक्ट को अभी तक पढ़ा नहीं है, आपने बिल्कुल इसकी बुक उठा के देखी सेमेस्टर में, तो भाई आप बिल्कुल एकदम बेफिक्र हो जाओ। बस आपको ये सिंगल वीडियो देखनी है। मुश्किल से मुश्किल ये 1 घंटे की या 45 मिनट की वीडियो होने वाली है। इस सिंगल वीडियो से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, 100% पास हो जाओगे और पूरा पेपर इसी वीडियो के अंदर से आएगा। देखना, पेपर के बाद आप फीडबैक देना, ठीक है ना। पूरा का पूरा पेपर इसी के अंदर से आएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर से आएंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए देखो, हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का। तो पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद कमेंट करो, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कमेंट सेक्शन में ही आपको इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखो, ये सारे के सारे आंसर आपको प्रोवाइड कराए इस तरह, ठीक है ना। स्टार्ट करते चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आपको ये सारी नोट्स मिल जाएंगे, सिस्टमैटिक तरीके से कुछ बनाया गया है, ठीक है ना। देखो, पहला हमारे इसके अंदर क्वेश्चन है, शोध प्रवृत्ति का स्वरूप स्पष्ट करें अथवा शोध की प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। देखो, शोध का मतलब क्या होता है? शोध का मतलब होता है रिसर्च करना। हम रिसर्च करते हैं ना उसके बारे में। हम रिसर्च किस चीज़ करते हैं? नई नई चीज़ों की रिसर्च करते हैं ना। मान लो कोई चीज़ पहले इन्वेंट हो चुकी है ना, किसी चीज़ का इनोवेशन हो चुका है। अब क्या है कि हमें लगता है कि ये चीज़ थोड़ी ख़राब है, इस चीज़ में ना थोड़ी और नई चीज़ आनी चाहिए, इसमें थोड़ी और चीज़ इंक्रीज़ होनी चाहिए, मतलब थोड़ा और अच्छे से बनना चाहिए, है ना। तो क्या है, हम दोबारा से उस रिसर्च करते हैं कि हम इसे और कैसे अच्छे से बनाएं। इसे ही कहते हैं शोध प्रवृत्ति। देखो, शोध मतलब रिसर्च का अर्थ है किसी विशेष या किसी विषय, कोई भी हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो गया, विषय हो गया, या समस्या, कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम चल रही है, हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हमारी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका क्या है, उसका रिसर्च करके उसे एक नया रूप देना, ठीक है ना। समस्या का गहन मतलब बारीकी से, गहरा, ठीक है ना। गहन, व्यवस्थित मतलब कि व्यवस्थित रूप से, ठीक है ना, तथा वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना, उसका एनालाइज करना, उसकी स्टडी करना, किसी भी समस्या की, किसी भी सब्जेक्ट की, विषय की, ठीक है ना। सब्जेक्ट मतलब हिंदी इंग्लिश मैथ नहीं हो रहा, ठीक है ना। विषय मतलब कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, उसे विषय कहना है, ठीक है ना। तथ्यों सिद्धांतों का निष्कर्ष प्राप्त, एक मिनट, है ना। शोध प्रवृत्ति से तात्पर्य है, ठीक है ना, निष्कर्ष निकालना, उसका सिद्धांत या निष्कर्ष निकालना, ठीक है ना। उसकी रिसर्च कर ली, उसके बाद हमें क्या निष्कर्ष मिला, इसको ही निकालना क्या होता है, यही हमारा शोध प्रवृत्ति कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो, से तात्पर्य तकनीक और चरणों से जिनका उपयोग करके शोध कार्य को सफलतापूर्वक किया जाता है। शोध का सुनियोजित प्रक्रिया है, ठीक है ना। ये चलती रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो शोध होता है ना, रिसर्च, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। मान लो कि आज मैंने कोई भी एक पुरानी चीज़ उठाई, हमने अपनी सोसाइटी की ना, मतलब कोई भी पुरानी चीज़ उठाई, मैंने उसके बारे में रिसर्च करी, उसको एक नया रूप दे दिया, ठीक है ना। एक अच्छे तरीके से और व्यवस्थित रूप से उसे लोगों के सामने प्रस्तुत करा, लोगों को दिखाई वो चीज़। अब क्या है कि आगे अभी नहीं, अभी मेरे समय में नहीं, आगे जाकर ना, अब उस समय की जो जनरेशन होगी ना, वो ऑब्जेक्शन उठाएगी, भाई इस चीज़ को ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो दोबारा इसके ऊपर रिसर्च करके उसे एक नया रूप देगी। ऐसे क्या है कि जनरेशन टू जनरेशन क्या है, रिसर्च ना बढ़ती जाती है। भाई सबको अपना अपना लगता है कि चीज़ ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो क्या है, रिसर्च जो है ना वो कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है रिसर्च, ठीक है ना। आपको समझ में आया रिसर्च मतलब कि शोध क्या होता है? किसी भी विषय पे, किसी भी समस्या पे जो हमारी सोसाइटी में चल रही है, हमारी इकोनॉमिक में चल रही है, हमारे वर्ल्ड में चल रही है, उस समस्याओं का हल करना, मतलब उसे नई तरीके से, व्यवस्थित रूप से उसका अध्ययन करना, उसकी स्टडी करना, फिर उसके बाद एक निष्कर्ष पर आना, उसे ही क्या कहता है, उसे ही रिसर्च कहता है, उसे एक नया रूप देना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। और शोध एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता ही रहता है। अभी मैंने एक रिसर्च करी है, आने वाली जनरेशन अलग उसकी रिसर्च करेगी, फिर उसकी जनरेशन अलग करेगी। क्या है कि जनरेशन को मतलब कुछ ना कुछ चेंज चाहिए होता है ना, वही चेंज होता रहेगा उस चीज़ में। देखो, शोध प्रवृत्ति का स्वरूप, इसके कुछ स्वरूप भी होते हैं। देखो, क्वेश्चन के अंदर हमें यही इसके स्वरूप स्पष्ट करना, उसकी प्रक्रिया बतानी है। अब देखो उसके स्वरूप, देखो, शोध प्रवृत्ति वह वैज्ञानिक तरीका है, ये क्या है, एक वैज्ञानिक तरीका है जिसके द्वारा शोधकर्ता कौन होता है? जो शोध कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? शोधकर्ता कहते हैं। किसी समस्या का, जो भी प्रॉब्लम है, उसका समाधान खोजता है, क्या करता है? शोध प्रवृत्ति की स्वरूप क्या होता है? कोई भी शोधकर्ता वैज्ञानिक रूप से किसी भी समस्या का समाधान खोजता है, या किसी विषय का नया दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, या फिर किसी भी विषय का दृष्टिकोण, एक नई दृष्टिकोण से, मतलब कि एक नई सोच से, एक नए नज़रिए से, ठीक है ना। पहले भाई उसे किसी और नज़रिए से उसका खोज करा गया था, उसको देखा गया था। पहले के लोगों की देखो, पहले की लोगों की सोच अलग थी, अभी की जनरेशन की सोच है काफ़ी अलग है। आपको पता है ना, देखो आपके दादा दादी हर चीज़ को अलग तरीके से सोचता है, आप लोग अलग तरीके से सोचते हो, आपके मम्मी पापा अलग तरीके से सोचते हैं। तो बस वही चीज़ इसमें बताई गई है, एक नई दृष्टिकोण से। मान लो कि अभी हमने जिस दृष्टिकोण से किसी चीज़ की खोज करी, अब आने वाले समय में क्या है, उसको हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी वो उसे एक अलग ही नज़रिए से देखेगी किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। तो बस दृष्टिकोण से अध्ययन करना, या यह
ऑब्जेक्टिव, क्रमबोध, सिस्टमैटिक, नियंत्रण, कंट्रोल तथा तरंग संगत, लॉजिकल होता है, लॉजिकल तरीके से। ठीक है ना। अब देखो शोध प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता क्या है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये पढ़ते हैं। यह वैज्ञानिक व देखो ये क्या है, एक वैज्ञानिक तरीके से होता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम किसी भी तरीके से अपनी चीज़ें उसके अंदर घुसाए जा रहे हैं। इसके अंदर फैक्ट्स होते हैं, बिना फैक्ट्स के कोई भी क्या है कोई भी रिसर्च पूरी नहीं होती है। ठीक है ना। और ये क्या है, इसके सोर्स भी बताया जाता है कि हमने ये फैक्ट्स इस सोर्स से लिए हैं, जिससे क्या है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा होता है रिसर्च पर। ठीक है ना। यह क्रमबोध चरणों से पूरी कर जाती है। अब जो भी हमारी रिसर्च होती है ना, ये बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से पूरी कर जाती है। ऐसा नहीं कि हमने पहले हम एक विषय चुनेंगे कि हमें इस विषय पे करनी है, उसके बाद क्या हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके फैक्ट्स निकालेंगे, इस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से करी जाती है। ओके। अब देखो क्या दे रखा है, यह वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित होती है। देखो ये एकदम सही तथ्यों पर आधारित होती है। ठीक है ना। एकदम ठीक फैक्ट्स पर। यह सत्यापन योग्य, वेरीफाई होती है। अब देखो ऐसा नहीं है कि हमने कोई शोध कर दी, हम उसे पब्लिकली दिखा दे, नहीं, पहले हमें से वेरीफाई कराना होगा, और ये हमारी जो शोध होती है वो वेरीफाई होती है। ठीक है ना। कि हाँ ये शोध क्या है, ये रिसर्च क्या है, ये ठीक है, यह सामान्यकरण में सहायक होती है। ठीक है ना। और यह एक नए ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होती है। अब इससे क्या है कि हमें नई नई नॉलेज के बारे में पता लगेगा। ठीक है। हम जब किसी भी चीज़ को हम दोबारा से एनालाइज करेंगे तो हमें उसके बारे में और नई नई चीज़ें पता लगेंगी, जिससे क्या है कि आगे जाके और रिसर्च में और भी सारी जो भी समस्या होंगी ना, उससे वो भी सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है। अब देखो शोध की प्रक्रिया, अब देखो हमें शोध की प्रोसेस बताना था ना, देखो वो है, देखो यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। मैंने बताया ना ये जो है जो रिसर्च है क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है ना। चलती रहती है और नई जानकारी से शोध और बेहतर होता जाता है। और देखो जिस तरह से हम नई नई रिसर्च करते, एक ही चीज़ पर, एक ही सब्जेक्ट पर हम जैसे रिसर्च करते रहते ना, तो वो जो चीज़ होती है ना वो और ज़्यादा क्या है, क्लियर होती जाती है, और ज़्यादा मतलब कि और ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करती जाती है, और ज़्यादा अच्छी होती जाती है। ठीक है ना। और ज़्यादा नवीन होती जाती है। ठीक है। जैसे मान लो पहले क्या था, पहले बटन वाले फ़ोन चलते थे, और फिर किसी ने रिसर्च करी, उस फ़ोन को और बेहतर बनाया, टच वाले बनाए, है ना। पहले देखो नॉर्मल कॉल चलती थी, पहले क्या है तार का सिस्टम चलता था ना, कि तार लगा के बात होती थी, है ना, वैसे चलता था। उससे पहले क्या है चिट्ठी भेजी जाती थी, फिर तार वाला सिस्टम आया, तार वाले सिस्टम के बाद क्या है लोगों ने रिसर्च करी तो कीपैड मोबाइल आए, लोगों ने और रिसर्च करी तो क्या है वैसे मोबाइल आए, टच वाले मोबाइल आए। उसके बाद और रिसर्च करी तो क्या है जो कॉलिंग थी उसे क्या कर दिया, आमने सामने। अभी पहले हमारे दादा दादी ने सोचा नहीं हुआ कि ऐसे भी हम बात कर सकें कि आमने सामने से वीडियो कॉल होती है। क्या है रिसर्च करके हुआ ना। देखो कहाँ हम थे, चिट्ठी पर, चिट्ठी से हम कहाँ आ गए, चिट्ठी भाई एक गई चिट्ठी, पता नहीं कब आ रही है। पहले तो जब स्टार्टिंग हुई होगी, पहले महीने में आ रही, 2 महीने में आ रही, कुछ नहीं पता। अब क्या है हम 1 सेकंड के अंदर कॉल लगाते हैं, बात करते हैं, वीडियो कॉल लगाते हैं, आमने सामने बैठ के बात करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो यही होता है। पता लगा आपको कि शोध कितना ज़रूरी। देखो रिसर्च जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मानव विकास, अगर हम ह्यूमन डेवलप की बात करें ना, डेवलपमेंट की बात करें, तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट में जो रिसर्च है ना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना। ये आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है। और देखो विद एग्जाम्पल लेकर आना। देखो अभी आपका 6 सेमेस्टर चल रहा है, तो भाई आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आप अपनी थिंकिंग से ना बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है। तो बस अब थोड़ा सा अपनी थिंकिंग लगाना, यहाँ से आप अच्छे से नोट्स रीड करना। देखो अगर आपने ये नोट्स रीड कर ली ना भाई, मतलब कि बता रहा हूँ, आप एग्जाम के अंदर बहुत बेहतरीन पॉइंट लिख के आ सकते हो, बहुत बेहतरीन बुलेट पॉइंट लिख के आ सकते हो। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले समस्या का चयन करना। अब हम जिस भी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, पहले हम उसके बारे में एनालाइज करेंगे कि ये क्या चीज़ है। कोई एक समस्या ढूंढेंगे कि हाँ हमें स्पेसिफाई इस समस्या का क्या है चयन करना है। ठीक है ना। इसका हमें शोध करना है, रिसर्च करनी है। दूसरा है साहित्य का अध्ययन, उसका अध्ययन करना। तीसरा है परिकल्पना करना। देखो परिकल्पना का मतलब क्या होता है, पहले सोचना कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, पहले अपने विचार पे लाना कि हाँ हम इसकी रिसर्च करेंगे तो ऐसा ऐसा हो सकता है, खुद की परिकल्पना करना। ठीक है ना। फिर क्या है शोध स्वरूप का निर्माण करना, तथ्यों का संकलन करना, तथ्यों को ढूंढना, जो भी फैक्ट्स है उससे रिलेटेड उन सबको ढूंढना। ठीक है ना। अलग अलग वेबसाइट से अभी तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स है, किसी भी चीज़ के बारे में शोध करने के बहुत सारे रिसोर्स है। विकिपीडिया हो गया, गूगल हो गया, मतलब कहाँ से आप क्या क्या रिसोर्स ले सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्स है। इन सब क्या तथ्यों का वो करना, संकलन करना, उन्हें इकट्ठा करना। फिर क्या तथ्यों का विश्लेषण करना, अब जो उससे रिलेटेड तथ्य है ना उनका विश्लेषण करना। ठीक है। फिर क्या है निष्कर्ष का। देखो निष्कर्ष सामान्यकरण पहले, और फिर उसके बाद क्या हम इसके निष्कर्ष पर आएंगे। फिर 8वां क्या प्रतिवेदन लेखन, फिर हम उसे लिखेंगे। ठीक है ना। फिर बताएंगे। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर दे रखा है एक फ्लो चार्ट। देखो ये जो फ्लो चार्ट है ना वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ। ठीक है। और जो बच्चा नया है ना जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिसने कर रखा है दिल से थैंक यू। देखो मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, आपको ड्यू सोल के, चाहे वो रेगुलर वाला बच्चा हो, चाहे सोल वाला हो, चाहे एनसीईआरटी वाला हो, आपको अपने पेपर के अंदर ना मस्ट होता है फ्लो चार्ट बनाना। बिकॉज फ्लो चार्ट बनाने से ना आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आप अपने क्वेश्चन को ना रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हो टीचर के सामने। और जब कोई चीज़ रचनात्मक तरीके से किसी के भी सामने जाए, किसी भी पाठक के सामने जाए, टीचर क्या है पाठक ही तो है। आप ये सोचे चलो आप लेखक हो, आप लिख रहे हो अपने आंसर को, और टीचर क्या पाठक है जो उसे क्या है पढ़ने वाला है। अगर एक लेखक रचनात्मक तरीके से अपनी चीज़ों को अगर पाठक के सामने प्रस्तुत करता है तो देखो पाठक को मजा आता है ना, इंटरेस्टिंग होता है ना उसे पढ़ने में।
में। इसी तरह भाई टीचर क्या है, आपका पाठ है तो आपको रचनात्मक तरीके से, मतलब कि इसमें फ्लो चार्ट बनाना। आप देखो कलर लेके तो जाओगे नहीं आप, तो फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट। हर एक क्वेश्चन में ना एक फ्लो चार्ट तो होना ही चाहिए। फ्लो चार्ट से क्या है, आपका क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। दूसरा क्या है, आपके क्वेश्चन की लेंथ बढ़ेगी, ठीक है ना। और साथ में जब फ्लो चार्ट में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे ना टीचर, फ्लो चार्ट को देखकर आपको फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है ना। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है ना। तो आपको फ्लो चार्ट देखो मस्ट है बनाना। इसलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन में, चाहे मेरी आप कितनी भी वीडियो उठा के देख लो, मैं आपको हर एक क्वेश्चन में, हर सब्जेक्ट के हर क्वेश्चन में आपको फ्लो चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको क्या एक आइडिया मिल जाए कि आपको ऐसे फ्लो चार्ट बनाना है। तो देखो शोध प्रक्रिया का चरण देखो, ये फ्लो सामान्य चयन करना, समस्या का समस्या का चयन करना। सबसे पहले क्या, शोधकर्ता जो शोध कर रहा है किसी समस्या या विषय का चयन करता है, ठीक है ना, जिस पर शोध करने वाली होती है। दूसरी क्या है, साहित्य का चयन करना, ठीक है ना। फिर तीसरा है परिकल्पना, भाई समस्या का जो समस्या संबंधित जो भी संभावना, जो भी समाधान के रूप में एक अनुमान लगाना। हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं, हाँ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, यही होती है परिकल्पना। शोध रूपरेखा निर्णय करना, निर्माण करना। देखो शोध की विद्या, स्रोत, उपकरण, नमूने, क्षेत्र आदि का चयन कर लेते हैं। हम यहाँ करेंगे, ये हम एग्जाम्पल लेंगे, ये सब, ठीक है ना। फिर तथ्य का संकलन करना, डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है ना। तथ्य जो भी हमारे डेटा है, जो फैक्ट्स उन्हें कलेक्ट करना। फिर क्या है, तथ्यों का विश्लेषण करना, ठीक है ना, एकत्रित करना सारे तथ्यों को। फिर क्या, निष्कर्ष पर आना। फिर क्या है, प्रतिवेदन लेखन। पूर्व शोध कार्य को क्रमबद्ध रूप से लिखकर प्रस्तुत किया जाता है। इससे प्रस्तावन, उद्देश्य, विधि, विश्लेषण, निष्कर्ष का सुझाव मिलता है, ठीक है ना। अब देखो शोध प्रक्रिया के महत्व, इसके इंपॉर्टेंट क्या है। देखो यह सही और विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है। ये क्या है, इससे एकदम हमें क्लियर डाटा मिलेगा, क्लियर रिसर्च मिलेगी हमें, ठीक है ना। यह समस्याओं का समाधान खोज करने, और देखो ये हमारी जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करने में क्या हेल्प करता है। ये नए सिद्धांत और विज्ञापन, नए ज्ञान के विकास में होता है। अब देखो इससे हमें नए नए प्रिंसिपल्स मिलते हैं किसी भी चीज़ के, और क्या हमारी नॉलेज डेवलप होती है। फिर हमारा क्या है लास्ट पॉइंट, ये सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास में योगदान देता है। ये क्या है, हमारी एजुकेशंस में, हमारे इकोनॉमिक में और हमारी सोसाइटी में क्या है, बहुत बड़ा योगदान देता है। अभी कोई भी रिसर्च सामने आती है ना तो उससे देखो ये तीनों चीज़ इफेक्ट होती है। पहले हमारी सोसाइटी इफेक्ट होगी, उसके बाद क्या हमारी इकोनॉमिक, और फिर क्या है हमारी एजुकेशन। वो चीज़ हमें एजुकेशन, हमारी पढ़ाई में हमें क्या पढ़ाई जाएगी। अगर कोई नई रिसर्च आती है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, किसने रिसर्च करी, पहले रिसर्च ऐसी थी अभी ऐसी है, पहले रिसर्च में ये सब चीज़ें थी अब इस रिसर्च में ये है, ये सब नए प्रिंसिपल्स बने, हम ये प्रिंसिपल्स इस चीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल्स हमें यहाँ भी क्या कहते हैं फ़ायदा दे सकते हैं, ठीक है। इस नई रिसर्च से ये सारी सोसाइटी की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई है, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिला है, हम अपने आप को ग्लोबली प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ें होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से, देखो मैंने इस आंसर को आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ में भी आया होगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको बस सारी के सारी नोट्स अच्छे से रीड करना है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये जो उपसंहार है इसे निष्कर्ष कहते हैं, आपको यहाँ से क्या है ये पढ़ लेना है, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ 2 लाइन का दे रखा है, आप 3, 4, 5 कितने भी लाइन का लिख कर सकते हो पेपर में, ये भी मस्ट होता है लिखना। इससे क्या है आपका जो आंसर राइटिंग होती है ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, टीचर को अच्छा लगता है कि आपको अपना आंसर अच्छे से प्रेजेंट करना था। निष्कर्ष लिख कर आना आपको, और निष्कर्ष में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, जो हमने ऊपर पढ़ा है उसकी समरी करके आपको नीचे लिख देनी होती है, ठीक है ना। चलो देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो उसे आप जल्दी जल्दी गेन करो। फटाफट से आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से आप पहले इस वीडियो को पोस्ट करो, रोको इसे, स्टॉप करो, है ना। उसके बाद क्या है आप इसे फटाफट से सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, ताकि आपको फ्यूचर की और नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और एक प्यार सा फीडबैक देके जाना, ठीक है, वीडियो देखने के बाद। देखो यहाँ बताना आपको भाषा वैज्ञानिक अथवा मनोवैज्ञानिक शोध प्रवृत्ति का विवेचन करना, मतलब कि आपको बस सिंपल विवेचन भाड़ में जाए, आपको बस भाषा वैज्ञानिक को एक्सप्लेन करना है, डिसिप्लिन बोला था ना, डिसिप्लिन नहीं एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, और मनोवैज्ञानिक को, और साथ में बस यही है इस क्वेश्चन का अंदर, ठीक है ना। देखो पहले हम इसे अर्थ समझते हैं, भाषा वैज्ञानिक का अर्थ है क्या है भाषा वैज्ञानिक। देखो भाषा से संबंधित तथ्य, भाषा से रिलेटेड डाटा, ठीक है ना, नियम, ठीक है ना, जो भी लॉ हो गए, है ना, संरचनाएं तथा विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करने की विधि को भाषा वैज्ञानिक शोध कहते हैं। देखो भाषा वैज्ञानिक का मतलब है जब हम भाषा से, किसी भी भाषा से संबंधित तथ्य हैं, उसके नियम, उसकी समस्याओं का हम तथा विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं ना। देखो किसी भी भाषा का हम ना तथ्यों का, नियमों का और समस्याओं का, विकास का जब हम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं ना, साइंटिफिक तरीके से जब हम उसका एनालाइज करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो उसे ही भाषा वैज्ञानिक कहते हैं। किसी भी भाषा का अध्ययन करना, ठीक है ना, किसी भाषा के बारे में रिसर्च करना, सबसे सिंपल वर्ड्स में यही है कि भाषा का क्या है, भाषा की रिसर्च करना, ठीक है ना, किसी भी भाषा की, ठीक है ना, उसे और अच्छे से डिस्क्राइब करना लोगों के सामने, और उसे अच्छे से बताना, ठीक है ना, उस कॉम्प्लिसिटी को, अगर कुछ कॉम्प्लिसिटी है उस लैंग्वेज के अंदर, उस भाषा के अंदर, तो उसे क्या है, उसे बहुत ज़्यादा सिंपल बना देना, सिंपल वर्ड्स से क्या है लोगों को समझाना, ठीक है ना। परिभाषा क्या है, देखो भाषा के स्वरूप जो है ना, भाषा का स्वरूप हो गया, उसका विकास हो गया, संरचना का तथा उपयोग का वैज्ञानिक व्यवस्थित अध्ययन करना ही भाषा वैज्ञानिक शोध
कहलाता है, ठीक है ना। आपको समझ होगा। देखो इसकी विशेषता क्या होती है, यह भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होता है। ये क्या भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी इसके अंदर घुसा रहे हैं अपने का अपना नॉलेज अपना लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। वैज्ञानिक रूप से हम क्या है इसका एनालिसिस का स्टडी करते हैं। दूसरा क्या है, इससे तथ्यों व प्रमाणों को महत्व दिया जाता है। देखो इसमें क्या है, तथ्यों जो भी हमारे फैक्ट्स हैं, जो भी हमारे प्रमाण है, उस पर क्या महत्व दिया जाता है। भाषा की संरचना का विश्लेषण किया जाता है। इससे क्या हमारी भाषा की जो संरचना है उसका विश्लेषण करा जाएगा, ठीक है ना, ताकि और हम लोगों को अच्छे से समझा सके उस लैंग्वेज के बारे में, यह उस लैंग्वेज के बारे में सब कुछ बता सके, ठीक है ना। यह वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। इसके द्वारा भाषा के विकास और परिवर्तन का अध्ययन करें। देखो इसके आधार पर ना भाषा का विकास भी होता है, ठीक है ना। अब देखो भाषा वैज्ञानिक शोध के मुख्य शोध कौन से है। पहला ध्वनि विज्ञान, पहला क्या है ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, फिर क्या है वाक्य विज्ञान, फिर है अर्थ विज्ञान। इन सब का देखेंगे। सामाजिक भाषा विज्ञान। अब भाषा विज्ञान शोध की प्रक्रिया, पहला होता है भाषा का चयन करना। हम किस भाषा पे हम विज्ञान का अपना शोध रिसर्च करने वाले उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला काम यही होगा। एक शोधकर्ता क्या है, सबसे पहले एनालाइज करेगा। वो एनालाइज कैसे करेगा, जब से देखेगा ना कि सोसाइटी में ना इस लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा बैरियर्स है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो क्या है पहले उस लैंग्वेज को उठाएगा, ठीक है ना, उसको चुनेगा। उसके बाद उसका तथ्य संकलन करेगा, उसके डाटा उठाएगा, उस लैंग्वेज से डाटा उठाएगा। फिर क्या भाषाई विश्लेषण करेगा, उसका निष्कर्ष निकालेगा। फिर क्या परिवर्तित और फिर क्या उसे लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा, उसे तैयार करेगा, ठीक है ना। इस प्रक्रिया में भाषा से जुड़े तथ्यों का संग्रह करके उनका विश्लेषण किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। देखो भाषा वैज्ञानिक शोध का महत्व भाषा के विकास को समझाने में सहायता होते हैं, लोगों के सामने और अच्छे से हम उस भाषा को समझा सकते हैं, ठीक है ना। भाषाई समस्याओं के समाधान में मदद मिलती है। देखो मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो। आप फटाफट वीडियोस वॉच करके आप फटाफट से अपने नोट्स रीड करो, ठीक है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। फालतू में अपनी वीडियो की लेंथ बड़ी करूँ, ठीक है ना, जैसे कि आपको भी थोड़ी वो होगी यार कितनी लंबी वीडियो है, ठीक है ना, क्योंकि आप मेरी वीडियो से ज़्यादा ना आप फटाफट से वो देख रहे हो कि कितनी देर की वीडियो रह गई है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो भाषा समस्याओं का समाधान, इससे जो भाषा रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी ना उसका हमें सॉल्यूशन मिलेगा, उसका हमें समस्या का समाधान होगा। साहित्यिक अध्ययन और वैज्ञानिक आधार प्राप्त होता है। देखो इससे ना हमारे जो साहित्य है ना हम उसका भी अध्ययन कर पाएंगे। हमारे बहुत सारे साहित्य है ना, पता ना भक्ति काल के कितने सारे साहित्य। आपने भक्ति काल पढ़ा होगा अपने और सेमेस्टर में, जो पीरियड आपके सेमेस्टर्स निकल गए उसमें अपने भक्ति काल के बारे में पढ़ा होगा। उसमें भक्ति काल में कितने सारे हमारे साहित्य लिखे गए थे। हमारे जो भक्ति काल की जो कवि हो गए, हमारी मीराबाई हो गई, कबीर जी हो गए, हमारे रविदास हो गए, हमारे तुलसीदास हो गए हमारे, ठीक है ना, इन सब के द्वारा हमारी अलकाबाई हो गई, हमारी अंडाल हो गई, इन सब के द्वारा, ठीक है ना। तो वही क्या हो गई, उस साहित्य में भी हेल्प होती है, ठीक है ना। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया और क्या कहते हैं अधिक प्रभावी होती है। अब देखो हमारी भाषा को शिक्षा, हमारी भाषा को सिखाने की जो प्रक्रिया है ना वो भी बहुत ज़्यादा क्या है आसान हो जाती है। अब देखो हमने पढ़ लिया, अब हमें मनोवैज्ञानिक शोध प्रवृत्ति पढ़नी है। देखो इसका मतलब क्या होता है, मानव के मानसिक व्यवहार, जो मानव का एक मानसिक व्यवहार होता है ना, ठीक है ना, मानसिक व्यवहार, उसकी भावनाएं हो गई, उसके जो इमोशंस हो गए, उसके जो विचार हो गए, ठीक है ना, उसकी जो थिंकिंग हो गई, ठीक है ना, तथा प्रक्रियाओं के विज्ञान अध्ययन की विधि को मनोवैज्ञानिक शोध प्रवृत्ति कहते हैं। इसमें क्या है, एक इंसान के एटीट्यूड को देखा जाता है, उसका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है ना, उसके थिंकिंग कैसी है, उसका इमोशन कैसा है, इन सब के एनालाइज एक इंसान के, एक व्यक्ति का जब हम इमोशन, इंटेलिजेंसी, उसका क्या कहते हैं थिंकिंग, इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं ना उसे ही मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं। परिभाषा क्या है, व्यक्ति के मन, व्यवहार, भावनाओं तथा मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन करने की शोध विधि को ही मनोवैज्ञानिक शोध प्रवृत्ति कहता है। इसकी विशेषता क्या होती है, देखो हम और ज़्यादा एनालाइज कर पाएंगे एक ह्यूमन के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि एक ह्यूमन की सोचने की किस तरह सोचता है, इसका किस तरह व्यवहार है, इसके बारे में क्या हम एनालाइज कर पाएंगे, जिससे कि हमारी जो भी हमारी मेडिकल लाइन को क्या है इससे और ज़्यादा क्या है और ज़्यादा पता लग पाएगा एक ह्यूमन बॉडी के बारे में, ठीक है ना। ये सब तो हो गई वैसी बात है। अब देखो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। विशेषता क्या है, मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। ये मानव व्यवहार कैसा है उसका अध्ययन करती है। वैज्ञानिक व्यवस्थित होती है ना, निरीक्षण का उपयोग पर आधारित होती है। मानसिक प्रक्रिया का विश्लेषण करती है। कारण और परिणामों के संबंध का अध्ययन करती है, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक शोध की मुख्य विधि क्या है, पहला है निरीक्षण विधि। पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, ठीक है ना। प्रयोगात्मक विधि हो गया हमारा, ठीक है ना। फिर साक्षात्कार हो गया हमारा। इंटरव्यू मेथड, हम इंटरव्यू भी लेते हैं ना, इंटरव्यू से पता लगता है भाई ये बंदा सोचता कैसा है। इंटरव्यू लेके पता लगता है ना कि भाई इसके सोचने का तरीका, इसका बोलने का तरीका, ठीक है ना, कि है क्या, इसके विचार कैसे हैं, ठीक है ना, इसके विचार है कैसे, सोसाइटी के लिए इसके विचार कैसे है, एक लड़की के लिए इसके विचार कैसे, एक लड़की के लिए इसके विचार कैसे है, ठीक है ना, ये सब हमें पता लगता है, ठीक है ना। प्रश्न विधि, हम उसे क्वेश्चन करेंगे। इंटरव्यू में मेनली क्या होता है, क्वेश्चन ही तो होता है, तो वही बात हो गई, ठीक है ना। क्या और केस स्टडी विधि, हम इससे क्या है केस स्टडी भी कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक विधि की प्रक्रिया क्या होती है, देखो समस्या का चयन करना, पहले सबसे बड़ा होता है समस्या का चयन करना, किस समस्या पर करना है। इस प्रक्रिया में मानव व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रिया से संबंधित डेटा इकट्ठा करने के बाद उसका परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना। फिर परिकल्पना करना, तथ्यों का संकलन करना,
विश्लेषण व परीक्षण करना, ठीक है ना, विश्लेषण करेंगे फिर परीक्षण करेंगे किसी ना किसी के ऊपर, ठीक है ना, फिर क्या निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। मनोवैज्ञानिक शोध का महत्व क्या होता है, मानव व्यवहार को समझने में सहायक होता है, इससे क्या मानव के व्यवहार को और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। शिक्षा समाज और साहित्य में अध्ययन, इससे हमारी शिक्षा साहित्य हमारे समाज में क्या है, इससे अध्ययन होगा और फायदा पहुंचेगा। व्यक्तिगत विकास में सहायक, इससे क्या एक व्यक्ति का खुद का पर्सनल डेवलप भी होगा, ठीक है ना। मानसिक समस्याओं का अध्ययन, हम उससे कितना मानसिक समस्याओं का अध्ययन कर सकता है, उसको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, फियर है, स्ट्रेस है, इन सबको भी क्या सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली हम इस रिसर्च के अंदर यही सब तो जानते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, आपको एग्जांपल रीड करना है, जो पढ़ा है वही सब दे रखा है, और उपसंहार आई थिंक निष्कर्ष कंक्लूजन आपको वही लिखना है जो हमने पर पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा प्यारा सा क्या दे रखा है, यहाँ पे एक देखो यही आंसर को ना बहुत अच्छी तरीके से एकदम आपको एकदम क्लियरिटी से एकदम अच्छे से क्या ना रचनात्मक तरीके से मैंने आपको आपके सामने प्रस्तुत करा है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, सेम बातें लिखी है, बस अच्छे तरीके से लिखी है जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। एकदम अच्छे से फ्लो चार्ट बना के, डायग्राम बना के, क्योंकि बिकॉज फ्लो चार्ट तो मैंने आपको बताया, देखो फ्लो चार्ट ये क्वेश्चन का एक ही मोटिव है दोबारा से मेरे को प्रोवाइड करना, तो इसके अंदर अच्छे से फ्लो चार्ट बना हुआ है, आपको इस तरह अपना फ्लो चार्ट बनाकर आना है, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो इस तरह फ्लो चार्ट आपको बना के आना है, जैसे कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और कुछ भी नहीं है। आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे यहाँ से, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक का महत्व, भाषा अध्ययन का महत्व, ठीक है ना। निष्कर्ष आप देखो उस क्वेश्चन को रीड करना है, इस क्वेश्चन को रीड करना है, सेम बात लिखिए पर थोड़ा अलग तरीके से लिखिए, अच्छी तरीके से लिखिए, ठीक है। अब देखो देन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आई थिंक आपको एक बार और याद दिला देता हूँ, बार बार याद दिला रहा हूँ, इसको पूरा करवा दो, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। देखो शोध में सत्य और तथ्यों का महत्व स्पष्ट कीजिए। देखो अभी हमने रिसर्च करनी है, हमारी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, हमारी रिसर्च ऐसी तो नहीं होनी चाहिए ना कि हम रिसर्च कर रहे हैं, हमने उसमें अपने लॉजिक घुसा दिया, अपने लॉजिक से कोई बात बता दी, ऐसा तो नहीं होनी चाहिए ना। उस रिसर्च के अंदर क्या सारी की सारी चीज़ें सत्य होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ठीक है ना। साथ में क्या है, सत्य होनी चाहिए। अब कैसे कोई सत्य मानेगा, उसके अंदर हम फैक्ट्स डाटा देंगे, तथ्य देंगे, फैक्ट्स देंगे, जिससे क्या कि हाँ वो लोगों को भी सत्य लगेगी, ठीक है ना। यही तो बताने इसका महत्व क्या है भाई, बहुत ज़्यादा एक शोध के अंदर, एक रिसर्च के अंदर सत्य का और तथ्य का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जब तक हम डाटा नहीं देंगे ना तो किसी को हमारी बात पर विश्वास ही नहीं होगा, ठीक है ना। और दूसरा अथवा में क्या है, शोध कार्य में विशेषण के आधार पर विवेचन कीजिए। ये आंसर नीचे है क्वेश्चन नंबर 4 के ना, और क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है ना। पहले हम ऊपर वाला पढ़ेंगे अथवा, और ये इसे आप इग्नोर करना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। बेसिकली शोध के अंदर क्या है, हमारे सत्य और तथ्यों का महत्व बताना। देखो शोध एक वैज्ञानिक, बताना आपको, एक वैज्ञानिक एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। शोध क्या है, एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या है मुख्य उद्देश्य, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सत्य की खोज करना। क्या उद्देश्य होता है इसका, सत्य की खोज करना और नए ज्ञान का सर्जन करना, और नई नॉलेज को ढूंढना, उसको सर्जन करना। किसी भी शोध की सफलता सत्य और तथ्यों की विश्वसनीयता पर निर्भर होती है। देखो कोई भी अगर शोध, कोई भी रिसर्च अगर बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस होती है, मतलब कि क्या होती है, बहुत ज़्यादा सफल होती है, तो उसके पीछे का कारण एक ही होता है कि ये जो शोध है, जो रिसर्च है ना, बहुत सही है, बहुत ज़्यादा ठीक है। साथ में क्या इसके जो फैक्ट्स डाटा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ठीक है। यदि शोध में सत्य नहीं होगा, तथ्य नहीं होंगे, तो वो शोध का जो परिणाम है ना वो एकदम बेकार निकलेगा, एकदम भ्रमक निकलेगा, एकदम भ्रम करने वाला, कंफ्यूज पैदा करने वाला, कंफ्यूज करने वाला लोगों को, ठीक है ना, सोसाइटी को, इकोनॉमिक को, वर्ल्ड को क्या है कंफ्यूज करने वाला निकलेगा। और वो क्या है, आपकी जो रिसर्च होगी वो एकदम बेकार होगी, उसे कहीं भी पब्लिश भी नहीं करा जाएगा, ठीक है ना। ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा शोध के बारे में, सत्य और सत्य का और तथ्य के बारे में। अब देखो मेनली इंडिविजुअल दोनों को हम पढ़ते हैं, सत्य क्या है और हमारा तथ्य क्या। देखो सत्य से आशय है उस व्यवस्थित स्थिति या ज्ञान से जो परिणाम तर्क तथा अनुभव के आधार पर सही सिद्ध होता है, ठीक है ना। आयोग का सत्य की विशेषता क्या है, सत्य निष्कर्ष होता है, सत्य से क्या है, अच्छा निष्कर्ष निकलता है। सत्य प्रमाण पर आधारित होता है, सत्य क्या है, परमाणु पर आधारित होता है। तीसरा क्या है, सत्य सार्वभौमिक व विश्वसनीय होता है। ये क्या है, इस पे लोग विश्वास कर सकते हैं, सब लोग विश्वास कर सकते हैं सत्य पे। सत्य ज्ञान के विकास को सहायक, देखो सत्य जो है ना वो ज्ञान के विकास में सहायक होता है, ठीक है ना। हमारी नॉलेज को बढ़ाने में क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है, क्या सत्य, ठीक है ना। मान लो अगर मैं आपको उल्टे सीधे पढ़ाऊंगा, आपके पेपर में उल्टे सीधे लिखोगे तो गंदे नंबर आएंगे ना आएंगे, तो बस वही बात है। सत्य शोध को वैज्ञानिक रूपरेख प्रदान करता है। जो सत्य है वो क्या है, एक शोध को, एक रिसर्च को क्या है, एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक, आई थिंक मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, साइंटिफिक सॉरी कोई बात नहीं, क्या है, एक वैज्ञानिक रूपरेख प्रदान करता है, ठीक है ना, एक रूप स्वरूप प्रदान करता है। अब देखो तथ्यों का अर्थ क्या है, तथ्य वह वास्तविक सूचना या जानकारी है जिससे तथ्य का अर्थ क्या, देखो तथ्य वह वास्तविक सूचना या जानकारी है जिससे क्या है, प्रत्यक्ष निरीक्षण, अनुभव, साक्षात्कार, प्रभावशाली अथवा अन्य विज्ञान साधनों पर द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो तथ्य की विशेषता क्या है,
ठीक है ना। देखो किसी भी चीज़ को हमें, किसी भी रिसर्च को अगर हमें से पूरा करना है, उस बारे में जानना, तो हमें तथ्य की, हमें डाटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो बस तथ्य की विशेषता क्या है? तथ्य वास्तविक होता है, तथ्य क्या एकदम सही होता है, तथ्य सत्यपान योग्य होता है। ठीक है ना, एकदम ठीक होकर से लोग भरोसा कर सकते हैं, भरोसे योग्य होगा। तथ्य क्या है? वस्तुनिष्ठ होता है। तथ्य शोध का आधार होता है, और तथ्य निष्कर्ष निकालने में सहायक होता है। तथ्य क्या है हमारा? निष्कर्ष निकालने में क्या काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है, इंपॉर्टेंस होता है, इंपॉर्टेंट होता है सत्य की। ठीक है ना। अब देखो शोध में सत्य व तथ्यों का महत्व। अब देखो एक शोध में देखो मैंने आपको बता दिया है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सत्य और क्या कहते हैं, सत्य और तथ्यों का। तो बस यही वो सब आप यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला शोध का आधार। देखो शोध का आधार, एक रिसर्च का आधार, बुनियाद, उसका जो नींव होती है ना, वो यही दोनों चीज़ होती है, सत्य होती है और उसके सत्य होती है, और उसका क्या है? तथ्य होते हैं। ठीक है ना। एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट कह रहा हूँ, डाटा होता है। ठीक है ना। यही क्या होता है? नींव होती है किसी भी रिसर्च की। ठीक है। दूसरा क्या है? विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त होता है, इससे कि हमें एकदम ठीक निष्कर्ष प्राप्त होगा, विश्वसनीय। ज्ञान वृद्धि में सहायक होता है, इससे कि हमारी नॉलेज बढ़ेगी, डेवलप होगी। वस्तुनिष्ठ होता है, ठीक है ना, समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। वैज्ञानिकता का विकास करता है, और निर्णय लेने में क्या है? सहायक होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दे रखा है सत्य व तथ्य प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत। हम कहाँ से चीज़ें जो है ना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तथ्य कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? पहला है निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना, चीज़ों को देखना। ठीक है ना। फिर क्या है? साक्षात्कार करना, इंटरव्यू से हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या? प्रभावशाली, ठीक है ना, प्रश्न वाली से क्वेश्चन पूछ सके। ठीक है ना। फिर क्या है? सर्वश्रेष्ठ सोर्सेज से, ये भी हमारे जो हो गए। वस्तु व शोध पत्र से, हम पुस्तकों से और शोध पत्र से, सरकारी रिपोर्ट व दस्तावेजों से। ठीक है ना। अब देखो सत्य व तथ्यों के अभाव, अगर इसका अभाव हो, हमें नहीं मिले, इसकी कमी हो, तो हम क्या होगा? शोध का निष्कर्ष एकदम गलत होगा। रिसर्च का जो भी कंक्लूजन निकलेगा एकदम बकवास निकलेगा, एकदम ठीक नहीं निकलेगा। शोध का जो विश्वसनीयता एकदम समाप्त हो जाएगी भाई, कोई भरोसा नहीं करेगा उस रिसर्च पे। निर्णय लेने में कठिनाई होगी। अब हमें निर्णय लेने में भी कठिनाई होगी, डिसीजन मेकिंग करने में क्या दिक्कत आएगी हमें? समाज व ज्ञान को गलत दिशा मिलेगी। इससे क्या है? समाज और ज्ञान को, जो भी समाज क्या है? समाज को ही गलत मतलब रिसर्च करने में पता लगेगा, उससे क्या है? उनको भी गलत प्रभाव पड़ सकता है इसका। शोध का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, और अगर रिसर्च का जो भी हमारा उद्देश्य रहा होगा, मोटिव रहा होगा कि हम इस रिसर्च को करके हम ये इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे, तो क्या है? वो मोटिव भी हमें हासिल नहीं होने वाला है। शोध कार्य में विशेष चयन के आधार क्या होता है? पहले समस्याओं की प्रासंगिकता होती है। ठीक है ना। समय की उपलब्धता होती है, साधन व धनों की उपलब्धता होती है, विषय का महत्व होता है। सब आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना। शोध कार्य विशेष चयन के आधार। अब देखो उपसंहार निष्कर्ष आपको पढ़ लेना है। अब देखो शोध कार्य में विशेष चयन के आधार पर विवेचना कीजिए। शोध कार्य में विषय चयन करते समय, ठीक है ना, विषय चयन, हमें किसी विषय का चयन करना पड़ता है ना, जब तक हम किसी रिसर्च करेंगे, उसके आधार का विवेचना कीजिए। देखो शोध कार्य की सफलता काफ़ी हद तक विषय चयन पर निर्भर होती है कि हमने क्या विषय लिया है। ठीक है ना। यदि शोध का विषय उचित होगा, ऐसा नहीं कि जो चीज़ ठीक है हमने उसी को उठा के हम उसे और ज़्यादा रिसर्च करें, तो बेकार है भाई। अच्छा सा विषय लेना जिसकी हाँ लग रहा है कि सोसाइटी भाई इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हमें उस चीज़ की रिसर्च करनी है, उसी चीज़ को उठाना है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अभी इसकी प्रॉब्लम भी नहीं चल रही है, नॉर्मल कोई भी ऐसी फालतू चीज़ उठा ली, इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, रिसर्च किसी करनी चाहिए जिसकी भाई प्रॉब्लम चल रही है, जो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक अभी बना हुआ है हमारी इकोनॉमिक में, हमारी वर्ल्ड में, उसकी रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है ना। जिससे क्या है? लोगों की क्या है? वर्ल्ड वाइड भाई बहुत बड़े स्तर पर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है ना। यदि शोध का विषय उचित, उपयोगी तथा शोधकर्ता की रुचि के अनुरूप होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई उस चीज़ में शोधकर्ता की रुचि होनी चाहिए। अगर मान लो शोधकर्ता की रुचि नहीं होगी, तो वो शोध भाई किसी काम की नहीं है, वो ढंग से उस अपना 100% नहीं देगा, और अपना 100% नहीं देगा, तो क्या है? वो शोध क्या है? बेकार होगी। कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियाँ होंगी, वो ठीक नहीं निकलेगा। जैसे मान लो अगर मेरा अगर इंटरेस्ट ही ना हो पढ़ाने में, तो मैं आपको ढंग से नहीं पढ़ा पाऊंगा, बस वही बात है। ठीक है ना। इसलिए शोध प्रारंभ करने से पहले विषय का सावधानपूर्वक चयन करना चाहिए, आवश्यक होता है। विषय चयन के लिए अनेक आधार पर अध्ययन रखा जाता है। देखो विषय चयन का अर्थ आपने जो बस यही जो प्रस्तावन था वही इसके अंदर लिखा, और कुछ भी लिखा शॉर्ट वे में। देखो अब पढ़ता है शोध कार्य में विषय चयन की प्रमुख आधार क्या होता है? पहला था शोधकर्ता की रुचि। सबसे पहले देखा जाता है भाई शोधकर्ता का इंटरेस्ट है या नहीं है। विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या शोधकर्ता की वास्तविक रुचि हो। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगा किसी भी रिसर्च में। अगर वो 100% नहीं देगा, वो मनमार की कर रहा है, तो क्या उसका वो शोध जो है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल की होगी नहीं। साथ में क्या उसके अंदर कहीं ना कहीं त्रुटियाँ होंगी ही होंगी। ठीक है ना। रुचि होने पर क्या है शोध पर, और अगर रुचि होगी तो जो शोधकर्ता है पूरे उत्साह और लगन के संग कार्य करेगा, और वो रिसर्च को ना अपना 100% देगा, और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करेगा। वो सोचेगा कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ, और क्या अच्छे इसका डाटा ला सकता हूँ, इसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, ये सब सोचेगा। विषय का महत्व देखो शोधकर्ता को एनालाइज करना पड़ता है। विषय एक अच्छा विषय, शोध विषय सामाजिक, ठीक है ना। क्या है? शोध विषय क्या होता है? सामाजिक होना चाहिए, शैक्षिक होना चाहिए, शिक्षा से रिलेटेड होना चाहिए, साहित्यिक से अथवा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होना चाहिए, ताकि शोध का जो परिणाम है वो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी
उपयोगिक हो, ठीक है ना, उपयोगिक सिद्ध हो। नवीनता, देखो नवीनता होनी चाहिए, विषय में नवीनता होनी चाहिए। पहले से किए गए शोध की पुण्य पावर्ती से बचना चाहिए तथा नए तथ्यों को खोज करनी चाहिए। हमें इसमें पुराने फैक्ट्स नहीं लगाने, हमें इस नए डाटा को ढूंढ के उसे एनालाइज करके उसे लगाना है। शोध सामग्री की उपलब्धता, देखो शोध सामग्री उपलब्धता होनी चाहिए। विषय से संबंधित जिस भी विषय पे हम शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उससे संबंधित पुस्तक, शोध पत्र, जो भी हमारे शोध पत्र हो गए, दस्तावेज तथा अन्य सामग्री आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। अगर हम आसानी से नहीं मिलेगी तो भी हम अपनी रिसर्च को अच्छे से नहीं कराएंगे। समय की उपलब्धता, हमें अच्छा खासा समय होना चाहिए। आर्थिक संसाधन, भाई हम अब धन, भाई हमारे पास धन व संसाधन उसका उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम अपनी लैग खाएंगे, हम अब ढंग से नहीं कर पाएंगे क्या, अपना रिसर्च को, है ना। शोधकर्ता की योग्यता, भाई शोधकर्ता की योग्यता होनी चाहिए अच्छी खासी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो कुछ तो आता ही नहीं तो क्या ही रिसर्च करेगा। शोध, देखो विषय शोधकर्ता की शैक्षणिक योग्यता, ज्ञान तथा समक्षता के अनुभव होना चाहिए। सामाजिक उपयोगिता, देखो विषय का समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, जो विषय वो समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए और लाभकारक होना चाहिए। समय की स्पष्टता, समस्या की स्पष्टता, देखो समस्या के बारे में एकदम अच्छे से पता होना चाहिए क्या समस्या है। फिर शोध का व्यवहारिकता, ठीक है ना, आपको यहाँ से पढ़ना है 10 पॉइंट है, 10 के 10 आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। अब देखो ये एक विषय चयन की प्रक्रिया दे रखी है, रुचि का निर्माण, समस्या की पहचान, सत्य का अध्ययन, विषय की उपयुक्तता का परीक्षण, विषय का अंतिम चयन, ये सब आपको यहाँ से पढ़ लेना। आपको ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के आना, ठीक है ना। उसके बाद आप एक्सप्लेन करना फ्लो चार्ट बनाने के बाद। देखो यहाँ पे दे रखा है विषय का चयन पर, देखो अच्छे शोध विषय की विशेषता क्या होती है, स्पष्ट व निश्चित होता है, नवीन व मौलिक होता है, शोध योग्य होता है, रिसर्च के लायक होता है, हाँ रिसर्च कर सकता है, सामाजिक दृष्टि से उपयोगिक होता है, सीमित व व्यवस्थित होता है, समय और संसाधनों के अनुरूप होता है। इसकी विषय चयन का महत्व क्या होता है, शोध को सही दिशा प्रदान होती है, समय व साधनों की बचत होती है, इससे शोध की गुणवत्ता बढ़ती है, इससे, ठीक है ना, शोध कार्य में सफलता और वह प्रभावी बनता है। और विषय चयन की सावधानियाँ, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, देखो पहली है अत्यधिक व्यापक विषय से बचे। अत्यधिक व्यापक, बहुत ज़्यादा बड़ा विषय से बचना चाहिए। बहुत सीमित विषय भी ना चुने, बहुत ज़्यादा सीमित जो विषय ना उसे भी ना चुने भाई। केवल लोकप्रिय के कारण विषय ना चुने। और हमेशा ऐसा भी नहीं है कि एकदम हम देख रहे हैं कि भाई ये चीज़ बड़ी ट्रेंडिंग पे चल रही है, हमने वो ले ली, हमें लोकप्रियता वाले का ये सब भी नहीं चुनना चाहिए। फिर क्या है, मार्गदर्शन, गाइड से सलाह आवश्यक ले, हमें हमेशा मार्गदर्शन लेना चाहिए, ठीक है ना। जो मतलब उस विषय में कोई एक्सपर्ट है तो भाई उससे हमें पूछना चाहिए, ठीक है ना, कि भाई ये सब चीज़ ठीक है, ये कैसी है, ठीक है ना। अब देखो शोध संबंधों की समस्याओं क्या विवेचना की, जो भी देखो शोध कार्य में जटिल और शोध संबंधित समस्याओं का, देखो शोध संबंधित समस्या, शोध करते समय जो भी संबंधित समस्या आती है ना उसका हमें बताना है हमें। देखो शोध प्रक्रिया के दौरान जो भी शोधकर्ता को जिन कठिनाइयों, बाधाओं या अवरोधों का सामना करना पड़ता है ना, उन्हें शोध संबंधी समस्या कहता है, ठीक है ना। शोध करते समय उसके सामने जो भी उसके सामने प्रॉब्लम आ रही है उसे ही शोध संबंधित प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि समस्या की समस्या, कोई भौतिक समस्या हो गई, मनोवैज्ञानिक मानसिक समस्या हो गई, आर्थिक तंगी आ गई, भाई लोग विचार पर रिसर्च करने के लिए पैसे ही नहीं है तो वो कैसे लगाएगा, भाई पैसा भी तो चाहिए होता है किसी भी चीज़ का रिसर्च करने में। तकनीकी समस्या आ गई, अच्छी से टेक्नोलॉजी नहीं है, सामाजिक प्रवृत्ति की आ गई, ठीक है ना, सोसाइटी की थिंकिंग क्या चल रही है, सोच के। शोध समस्या की विशेषता, देखो इसकी शोध समस्या की विशेषता क्या होती है, ये शोध के विभिन्न चरणों में उत्पन्न होती है। देखो हर एक स्टेप पे क्या है, कोई ना कोई समस्या फेस करनी पड़ेगी, नई समस्या फेस करनी पड़ेगी एक शोधकर्ता को। इनका समाधान खोजा जा सकता है, देखो इनका समाधान खोजा जा सकता है, उससे हम बाहर आ सकते हैं। ये शोध की गुणवत्ता, और देखो ये जो है ना, जो नई प्रॉब्लम आती है ना तो ये ना और ज़्यादा थिंकिंग बढ़ाता है शोधकर्ता के दिमाग में, जिससे क्या कि हमारी शोध रिसर्च जो है ना वो और ज़्यादा प्रभावशाली बनती है। इनका स्वरूप शोध के विषय और क्षेत्र को अनुसार होता है। इनका जो स्वरूप होता है ना समस्या का, वो शोध से रिलेटेड ही होता है। ये समस्या शोधकर्ता के ज्ञान और अनुभव को और संसाधनों की संबंधित होती है। देखो ये जो समस्या जो होती है ना वो शोधकर्ता के ज्ञान और अनुभव से संबंधित होती है, और साथ में ये एक शोधकर्ता के ज्ञान को और ज़्यादा डेवलप करती है, ठीक है ना। शोध समस्या का विवेचना, देखो विषय के चयन की समस्या आ जाती है ना, साहित्य व्यापक उपलब्धता नहीं होती, इसकी आ जाती है, डेटा संग्रह की समस्या आ जाती है, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना वो सबको समस्या के रूप में लिख देना है, ठीक है ना। समय की समस्या आ जाती है, समय नहीं होता है, आर्थिक समस्या आ जाती है, पैसा नहीं होता है, मानसिक व वैदिक समस्या आ जाती है, विश्लेषण की समस्या आ जाती है, तकनीकी समस्या आ जाती है, हमारे पास भाई अच्छे से नहीं कंप्यूटर इंटरनेट की हमारे पास क्या है अभाव है, नहीं है हमारे पास। सामाजिक मानसिक समस्या आ जाती है, भाई मानसिक जो लोगों की समाज की सोच है ना वो अलग है ना, हमारी रिसर्च से रिलेटेड नहीं है, ये सब आ जाती है, ठीक है ना। देखो जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है ना ये सारे को ही क्या है समस्या का रूप दे दिया है, ठीक है ना। अगर ये सब समस्या के रूप में होंगे तो शोध अच्छे से नहीं होगा, अगर ये सब ठीक होंगे तो शोध अच्छे से होगा, बस यही बता रखा और कुछ भी नहीं बता रखा, ठीक है ना। यहाँ से आपको इस तरह फ्लो चार्ट बना के आना है, ठीक है ना। देखो फ्लो चार्ट बना के आओगे ना तो आपके ही आंसर क्या है बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब देखो
बताया तो मैंने आपको 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। अब शोध के विभिन्न साधनों व उपकरणों का परिचय देना। जो शोध करते समय साधन उपकरण रहते हैं ना, उसके हमें क्या है परिचय देना। शोध के साधन और उपकरण होता है क्या है। देखो शोध एक मनोवैज्ञानिक व्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है ना, जिसमें क्या है जिसके अध्ययन से नए ज्ञान की प्राप्ति तथा समस्याओं का समाधान किया जाता है। किसी भी शोध की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शोधकर्ता तथ्यों का आकलन, जो शोध करता है वो तथ्यों का आकलन, विश्लेषण तथा व्याख्या किस प्रकार करता है। इसके लिए विभिन्न साधनों का उपकरणों का प्रयोग करा जाता है। ये साधन व उपकरण शोधकर्ताओं के विश्वसनीय व प्रामाणिक तथ्यों प्राप्त करने के लिए सहायक होते हैं। देखो शोध साधनों का अर्थ क्या होता है। देखो शोध में तथ्य व सूचना एकत्रित करने के लिए जिन माध्यम का उपयोग किया जाता है ना, उन्हें ही शोध साधन कहते हैं, ठीक है ना। आपको शोध साधन का मतलब समझ में आया, ठीक है। जैसे कि ऑब्जर्वेशन करना, ये सब चीज़ आ गई। अब देखो शोध उपकरणों का अर्थ क्या होता है। देखो तथ्यों के आकलन, मापन और विश्लेषण के लिए प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट जानकारी, जो भी विशिष्ट जानकारी होगी ना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन व सामग्री, जो भी उसके लिए हमें सामग्री चाहिए, मटेरियल चाहिए, इसे क्या कहते हैं, शोध उपकरण कहते हैं। अब देखो शोध के प्रमुख साधन व उपकरण कौन कौन से होते हैं। पहले होता है ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करना, निरीक्षण, ठीक है ना, प्रत्येक तथ्यों की अच्छे से प्राप्ति हो पाएगी, है ना, घटना का अवलोकन करना, ये सब। इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू से भी पता लग पाएगा डाटा, प्रश्नवाली, ठीक है ना, ये सब समय पता लगेगा। कम खर्चीला होता है, समय की बचत होती है इससे, ठीक है ना। फिर क्या अनुचित, ठीक है ना, ये सब आपको यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है ना। फिर क्या साथ सर्वेक्षण करना ना, केस स्टडी करना, परीक्षण करना, दस्तावेजों का अभिलेख करना, ये हमने पहले भी पढ़ लिया ये सब पॉइंटों के बारे में, ठीक है। अब देखो शोध संसाधनों का उपकरणों का महत्व क्या होता है। ये क्या होता है, विश्वसनीय तथ्यों को प्रेरित करते हैं, शोध को वैज्ञानिक प्रारूप देते हैं। हम कहते हैं ना शोध एक वैज्ञानिक प्रक्रिया, तो बस ये शोध को क्या है वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष अधिक प्रभावशाली होता है, समय और श्रम की बचत होती है इससे, और शोध की गुणवत्ता बढ़ती है। अगर हमें अच्छे शोध, हमारे पास साधन जमा करने के अच्छे सोर्स है, तो क्या जल्दी जल्दी हमें सोर्स मिलते जाएंगे, जिससे क्या हम रिसर्च को फटाफट से क्या कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो प्राथमिक संसाधन होता है, द्वितीय संसाधन होता है। जिन संसाधनों का शोधकर्ता स्वयं प्रत्येक व एकत्रित करता है उसे प्राथमिक संसाधन कहते हैं, और जो जानकारी पहले से किसी भी एकत्रित में दी जाए उसे द्वितीय कहते हैं। जैसे बुक की कोई जानकारी ले ली, और क्या कहते हैं पत्रिकाओं की जानकारी, रिपोर्ट, शोध पत्र की एक जानकारी लेता है, रिसर्च लेता है, क्या कहते हैं शोधकर्ता, तो उसे कहते हैं द्वितीय। और प्राथमिक क्या होता है, खुद से ही वो इंटरव्यू ले रहा है लोगों के पास जाके उनसे बातचीत करके जो भी वो नए ज्ञान फैक्ट्स निकाल रहा है, उसे ही कहते हैं प्राइमरी सोर्स, ठीक है ना। अब देखो अच्छे शोधकर्ता साधन उपकरण की विशेषता, देखो विश्वसनीय, प्रमाणिक, जो हमने पढ़ा है वही सब लिखना है पे। अब देखो निष्कर्ष में आपको कुछ नहीं लिखना है, लिखना जो हमने पढ़ा उसकी समरी। अब देखो शोध की विभिन्न संसाधनों को यहाँ पे को अट्रैक्टिव वे में आपको आंसर दे रखा है, सेम आंसर है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस तरह से आपको फ्लो चार्ट बनाना है, इस तरह से आपको क्वेश्चन लिख के आना, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। देखो सेम क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन नहीं बदला है, सब कुछ वही लिखा है, पर अच्छे से लिखा है, आपको अट्रैक्टिव वे में लिख के दिया है, ठीक है ना। यहाँ से आपको इस तरह फ्लो चार्ट बनाना है आपको, ठीक है ना। ये आपको देखना है इस तरह से, क्या आपको ये आपको अपने फ्लो चार्ट बना के आना है, ठीक है ना। ये ऐसे करके, ठीक है ना, ये आपको बना के आना है, ठीक है ना। सूचना की उपलब्धता, तथ्यों की विश्लेषण होती है, शोध के उद्देश्य होते हैं। अब देखो आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। देखो हमारा टारगेट था कितने का, आपको देखो कितने बार बता दिया कि हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का, उसे जल्दी जल्दी गेन करा दो, ठीक है ना। देखो तथ्य व सूचनाओं एकत्रित करने के लिए जिन माध्यम का प्रयोग करा जाता है उन्हें ही शोध के साधन कहते हैं, ठीक है ना। उन्हें क्या है, शोध के साधन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे निरीक्षण हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, साक्षात्कार हो गया, इंटरव्यू हो गया, प्रश्नावली हो गई, क्वेश्चन करना अनुचित हो गया, ठीक है ना, सर्वेक्षण हो गया, केस स्टडी हो गई, परीक्षण हो गया, दस्तावेजों का अभिलेख हो गया, दस्तावेज हमारे पुस्तक पत्रिका हैं, सरकारी रिजल्ट्स हैं, सरकारी रिपोर्ट्स हो गई, जनगणना डेटा हो गया, है ना, शोध पत्र हो गए आदि, ऐतिहासिक व प्रमाणिक जानकारी जो है, साहित्य हो गए, इन सबकी जानकारी को लेकर, ठीक है ना। अब देखो प्राइमरी क्या होता है, जब एक शोधकर्ता खुद से किसी भी जानकारी को निकालता है, चाहे वो इंटरव्यू करके हो गया, ये सब करके। और द्वितीय क्या होता है, जब कोई शोधकर्ता क्या है, अब साहित्य को एनालाइज करके उसका डाटा लेता है, हमारा पत्रिका को, समाचार पत्र को, रिपोर्ट्स को, है ना, हमारी क्या है, हमारी और क्या क्या हमारी पुस्तकों के अंदर जो डाटा है ना, ऑनलाइन जो डाटा पड़ा है, पत्रिका में जो डाटा पड़ा है, इन सबको चीज़ को जो लेता है, इन सबको ही द्वितीय कहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी और उसका सोर्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है पूरा, इसमें क्या है, कंपैरेटिव रिसर्च करना है। जैसे इसमें क्या होता है, देखो तुलनात्मक शोध में क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जो होते हैं ना, वो किसी वस्तु, घटना, किसी भी चीज़ को लेकर अपनी अपनी राय रखते हैं,
ठीक है ना, उनकी क्या है, उनके बीच की सामान्यताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। यही क्या होता है हमारी तुलनात्मक शोध। देखो तुलनात्मक शोध वह शोध प्रवृत्ति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, घटना, विचार, भाषा, साहित्य कृति अथवा परिस्थिति की तुलना करके उन विचार, समस्याओं व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। वह शोध प्रवृत्ति विभिन्न तथ्यों के विश्लेषण करने, निष्कर्ष निकालने, प्राप्त करने में सहायक होती है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी चीज़ का क्या है तुलनात्मक तरीके से करता है कि इस मतलब अपनी राय रखते हैं, उसे ही कहते हैं तुलनात्मक शोध प्रवृत्ति। देखो तुलनात्मक शोध प्रवृत्ति के क्या है महत्व, क्या क्या है। पहले होता है विभिन्न विषयों की विशेषताओं को समझाने में सहायक होती है। इससे क्या है हम नई नई चीज़ें जानने को लेंगी, वो कुछ और बताएगा, वो कुछ मैं कुछ और बताऊँगा, क्या है कि और अच्छे से हम चीज़ों को अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे। ठीक है ना, नए तथ्यों और निष्कर्ष की प्राप्ति। इससे क्या है हम नए नए तथ्यों के और नए नए तथ्य निकालेंगे। ठीक है ना, और फिर क्या है साहित्य, समाज शास्त्र और शिक्षा व भाषा विज्ञान में अत्यंत उपयोगी होगी हमारी रिसर्च, और निर्णय लेने में क्या है सहायता प्रदान होगी। जब दो व्यक्ति भाई किसी काम को कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, दोनों से इंटरेस्टेड हैं, तो क्या है अच्छे से क्या है हमें निष्कर्ष मिलेगा। ठीक है ना, दोनों की राय मिलेंगी, दोनों अच्छे से कंक्लूजन पाएंगे, फिर हम एक बेहतरीन इसका निष्कर्ष निकाल के देंगे। देखो अध्ययन विषय में चयन होती है, अध्ययन विषय चयन करना होता है, तुलना की इकाइयों का चयन करना होता है, तथ्यों का संकलन करना होता है, तुलनात्मक विश्लेषण करना होता है। ठीक है ना, इसी प्रक्रिया आपको ऐसे फ्लो चार्ट बना के आना है। फिर क्या है निष्कर्ष प्रस्तुत करना होता है। ठीक है ना, उपसंहार मतलब तुलनात्मक शोध विभिन्न विषयों के बीच समानता व विभिन्नता को स्पष्ट करने वाली एक महत्वपूर्ण शोध प्रवृत्ति है जो ज्ञान के विस्तार को महत्वपूर्ण योगदान देती है। दूसरा शॉर्ट नोट है हमारा बिब्लियोग्राफी। ठीक है ना, बिब्लियोग्राफी देखो सूची निर्माण प्रेजेंटेशन। जो बिब्लियोग्राफी प्रेजेंटेशन क्या होती है, देखो जब भी हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, मान लो जब हमें 11th-12th में हमें प्रोजेक्ट बनाने को मिलते थे, अपनी फाइल में हम प्रोजेक्ट बनाते थे, प्रोजेक्ट के एंड में हम एक पेज लिखते थे, जिस पेज पे हम लिखते थे बिब्लियोग्राफी, मतलब कि हमने ना ये रिसर्च जो है हमने ली कहाँ से है, इसका मेन लेखक कौन है, हमने ये रिसर्च मतलब किस वेबसाइट से ली है। हम लिखते थे ना कि ये सोर्स हमने इस वेबसाइट से लिया है, ये जो कहानी है इस लेखक की है। हम कहते हैं ना कि ये जो कहानी है, ये जो हमने इसके अंदर जो भी रिसर्च हमने लिख रखी है, ये रिसर्च जो है ना ये हमने इस वेबसाइट से लिया है, इसका सोर्स ये है, उसे बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ठीक है ना, कि हम रिसर्च करते समय जो भी हमने तथ्य जानकारी अगर हमने किसी और की ली है तो बस उसको ही रिप्रेजेंट करना, उसका क्रेडिट उसको ही देना, उसे बिब्लियोग्राफी कहते हैं। उसके बारे में लिखना नीचे कि हाँ हमने ये इस वेबसाइट से लिखी है, इस वेबसाइट से ली है। ठीक है ना, ये सब लिखना। देखो शोध कार्य में उपयोग की गई वस्तु, पत्रिका, शोध पत्र, वेबसाइट तथा अन्य स्रोतों की सूची को संदर्भ सूची कहते हैं, बिब्लियोग्राफी प्रेजेंटेशन कहते हैं। संदर्भ सूची निर्णय शोध का महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि इससे शोध की प्रामाणिकता व विश्वास, देखो इससे क्या प्रामाणिक मतलब सब वो चीज़ सत्य लगेगी लोगों को। ठीक है ना, हम बताएंगे कि हमने ये सोर्स से लिया है। अब तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम इस सोर्स पे जाओ, इस सोर्स पे जाके चेक करो, तुम्हें ये जो हमने चीज़ें बताई है, जो डेटा बताया है, ये डेटा आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, संदर्भ सूची का देखो अर्थ क्या होता है। संदर्भ सूची में जिन स्रोतों का उपयोग किया जाता है उन्हें एक निश्चित क्रम से प्रस्तुत किया जाता है, संदर्भ सूची बनाई जाती है। देखो संदर्भ सूची का निर्माण की विशेषता शोध की प्रामाणिकता को सिद्ध करती है, ये कि हमारा शोध एकदम ठीक है। ठीक है ना, अगर विश्वास नहीं है तो हमने नीचे दे रखा है, इस वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर लो। फिर क्या स्रोतों की जानकारी उपलब्ध कराती है कि हमने कौन कौन से स्रोतों से, कौन कौन से सोर्स से हमने ये रिसर्च करी है, ये तथ्य लिए हैं। साहित्यिक चोरी, हम साहित्यिक चोरी से बचते हैं। देखो अगर किसी और ने वो रिसर्च करी है, हमने अपनी रिसर्च के अंदर ना किसी और लेखक, हमने किसी और चीज़ का शोध करते हैं कि हमने इन्फॉर्मेशन को यूज़ करा है, तो क्या है अब हमने यूज़ कर लिया, हमने उसे कुछ क्रेडिट भी नहीं दिया, तो उसका मतलब क्या हम उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके सोर्स की चोरी तो कर रहे हैं। अगर हम बिब्लियोग्राफी बनाकर उसको बता देंगे, दे देंगे उसका क्रेडिट दे देंगे, जिससे क्या है हमारी सोर्स चोरी से भी बच जाएंगे हम। ठीक है, फिर क्या है अन्य शोधकर्ताओं के मार्गदर्शन प्राप्त होता है इससे, और लोगों को उस चीज़ का नहीं पता लगेगा तो वो भी अपने सोर्स में उसका उपयोग कर पाएंगे। शोध में विश्वसनीयता बनी रहती है। संदर्भ सूची निर्माण के प्रमुख तत्व कौन से, लेखक का नाम। इसमें क्या है हमें जो भी हमने सोर्स लिया है, हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, हमने किसी और लेखक का सोर्स लिया है तो हम उस लेखक का नाम लिखेंगे। ठीक है ना, उसकी पुस्तक का, हमने इस पुस्तक से लिया, इस वेबसाइट से लिखा, ये लिखेंगे। प्रशासक का नाम लिखेंगे, प्रशासन वर्ष लिखेंगे, किस समय ये प्रशासन प्रकाशित हुई थी, है ना, और स्थान लिखेंगे किस जगह, दिल्ली, मेरठ, कहाँ पर ये आई थी। ठीक है ना, अब देखो संदर्भ सूची के उपकरण कौन कौन से होता है। पहला होता है पुस्तक के लिए ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो शर्मा है कोई, कुमार लिख दिया, शोध प्रवृत्ति का सिद्धांत लिख दिया, नई दिल्ली, और क्या कहता है हमने लिख दिया ये सब। ठीक है ना, इसका जो प्रकाशन था। शोध पत्र के लिए कैसे लिखते हैं, इस तरह से आपको एग्जाम्पल आपको लिख के लाने, दोनों एग्जाम्पल आप याद करना। ठीक है ना, चलो ठीक है। उपसंहार तो आपको पता ही है, निष्कर्ष लिखने देना है। अब देखो ये रीड करो, इसके अंदर क्या है, फिर हम इसे पढ़ाते हैं। आपको बेसिकली टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आते हैं आपके लिए, आपको एक क्वेश्चन 15 नंबर का आता है इस एग्ज़ाम के अंदर, आपको पता है ना ये बात। अगर आपको इस एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए ना, एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, अगर आपको ये चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर देना, आपको एग्जाम पैटर्न की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना,
अगर आपको चाहिए नहीं तो बेसिकली बस यही बता रहा हूँ, 90 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का होगा, 15-15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अब देखो हमें बताना है शोधार्थी के गुण। अब देखो शोधार्थी कौन होता है, जो शोध करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसके गुण, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, जो शोध कर रहा है, जो शोध करता है, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, हमें ये बताना। देखो शोध की सफलता केवल शोध विषय तक शोध विषय या संसाधन पर ही निर्भर नहीं करती है। देखो अगर कोई भी शोध जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा सफल हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो टॉपिक था ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था, या जो इसके संसाधन है वो जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि इस वजह से फेमस हुआ है, ये इस जगह से इतनी सफल हुई है। बल्कि शोधकर्ता जो शोध करता है, शोध भारती है, उसके गुण पर भी निर्भर करता है। भाई जो शोध करता है उसने कितने अच्छे से चीज़ें रिप्रेजेंट करी हैं, कितने प्रभावशाली तरीके से डेटा को एनालाइज करा है ना, डेटा को ढूंढा है, कलेक्ट करा है, ठीक है, विश्लेषण करा है, ठीक है ना, और कितनी प्रभावशाली ढंग से उसका निष्कर्ष प्रस्तुत करा है, ठीक है ना। यही भी उस पर भी निर्भर करती है कि भाई उसके गुण क्या क्या है, ठीक है ना, वो उसकी योग्यता। एक योग्य शोध भारती, एक योग्य जो शोधकर्ता होता है ना, वो अपने ज्ञान, अपने परिश्रम, अपनी मेहनत से, ठीक है ना, निष्पक्ष दृष्टिकोण से, एकदम निष्पक्ष, ऐसा नहीं है कि उसने कुछ अपना लॉजिक घुसा दिया हो, ठीक है ना, या फिर मैं ये कर दिया कि समाज के आधे लोग तो ये मानते हैं, आधे लोग ये मानते हैं। हाँ, जो ठीक है वही, चाहे 10% लोग मानते हो ठीक चीज़ को, पर वो ठीक चीज़ ही लिखेगा। ऐसा नहीं जो 90% मांग रहे हैं वो लिख दे ताकि उसका जो शोध है वो अच्छा फेमस हो लोगों के बीच में, ऐसा वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है ना। एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से शोध को सफल बनाता है, ठीक है। तो ठीक है, आपको समझ में आएगा शोधकर्ता के बारे में। देखो शोधकर्ता के प्रमुख गुण कौन कौन से होने चाहिए। पहला हो जाए जिज्ञासु प्रवृत्ति। देखो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इंटरेस्टिंग, अगर वो शोध कर रहा है ना किसी के बारे में रिसर्च कर रहा है, किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो भाई उसके लिए वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु, ठीक है ना। और क्या इंटरेस्टिंग होना चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, नई जानकारी प्राप्त करने का उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हाँ उसे नई नई जानकारी मिले, ठीक है ना। दूसरा है निष्पात, वो देखो निष्पात होना चाहिए, ठीक है ना, निष्पक्षता, है ना। फिर धैर्य और परिश्रम। देखो किसी भी रिसर्च करते समय हमें धैर्य बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम धैर्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोई भी रिसर्च 2 दिन में तैयार नहीं हो जाती है भाई, काफ़ी महीने सालों लग जाता है, कई सालों लग जाता है किसी भी रिसर्च को पूरा करने में। तो एक अच्छे शोधकर्ता के अंदर क्या है, धैर्य होना चाहिए, ठीक है ना, और परिश्रम करने की शक्ति होनी चाहिए, ठीक है ना, वो धैर्य रख सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भाई इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, तथ्यों व प्रमाणों का विशेष आकलन करना चाहिए। ईमानदारी, एक अच्छे शोधकर्ता में ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है ना, तथ्यों को सही रूप से प्रस्तुत करे, वो कुछ भी उसके अंदर ना अपने तरीकों से ना कुछ भी उसके अंदर घुसा देना, तथ्यों को क्या है मिसगाइड ना कर दे, ठीक है ना। विश्लेषण क्षमता, उसका तो विश्लेषण क्षमता होनी चाहिए, मतलब कि तथ्यों का उचित विश्लेषण करना आना चाहिए, ठीक है ना। फिर समय प्रबंधन, भाई वो उस समय प्रबंधन अपने काम को ना अच्छे से करे, ऐसा नहीं है मतलब डिसिप्लिन होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना, अपना टाइम को अच्छे से मैनेज कर सके, ठीक है ना। एक निर्धारित समय में क्या कार्य को पूरा कर दे अपनी, ठीक है ना। मान लो किसी भी को काफ़ी शोध होता है उसमें साल लग जाता है, पर काफ़ी शोध होते हैं जो महीने में एक महीने में कंप्लीट हो जाते हैं। तो भाई अब ऐसा नहीं कि वो 1 महीने के शोध को 1 साल लगा रहा हो, तो जिससे क्या है भाई, इससे समाज का भी नुकसान होगा। अभी जो भी रिसर्च करने के लिए दी थी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, अब क्या है इतना समय लगेगा तो भाई वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो और लोगों को क्या है, और लोगों को समाज पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। और सृजनात्मक होना चाहिए, ठीक है ना, नए विचारों को निष्कर्षों को क्या है कि खोज करें। अब देखो निष्कर्ष आप यहाँ से पढ़ लेना। देन हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, हमारा पढ़ो दूसरा टॉपिक क्या है, शोध का क्षेत्र। देखो शोध के क्षेत्र क्या क्या है, रिसर्च के क्षेत्र। देखो शोध का क्षेत्र जो है ना काफ़ी ज़्यादा अत्यंत व्यापक है। क्या है, अत्यंत व्यापक है। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान की क्या है वृद्धि तथा समस्याओं का समाधान हेतु शोध आवश्यक। देखो शोध का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा व्यापक है। अगर हमने किसी एक चीज़ की रिसर्च ठीक करी, हमारे सामने एक नई समस्या आ जाएगी, है ना, एक नई प्रॉब्लम आ जाएगी, एक नया विषय आ जाएगा, एक नया टॉपिक आ जाएगा, हमने उसे ठीक करी, एक नया टॉपिक आ जाएगा। फिर क्या है, हमने जिस चीज़ पर रिसर्च कर लिया है, अब एक नई जनरेशन आएगी, उसे लगेगा ये ठीक नहीं है, वो उसके बारे में और रिसर्च करेगी। तो क्या है, रिसर्च जो है ना वो चलती ही रहेगी किसी न किसी चीज़ पे। तो जो रिसर्च का क्षेत्र होता है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। शोध के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, पहले साहित्यिक क्षेत्र, जो हमारी साहित्य है, ठीक है ना, उन सबका शोध करना। हमारी जो साहित्य भाषा हो गई, काव्य हो गए, हमारे उपन्यास हो गए, नाटक हो गए, इन आदि का अध्ययन करना, ठीक है ना। जो हमारी कबीरदास ने लिखे थे, हमारी देदास ने, है ना, हमारे प्रेमचंद्र जी ने, हमारी महादेवी वर्मा के द्वारा जो लिखे गए थे, इन सबका क्या है, इन सबको और ज़्यादा एनालाइज करा जाता है। एनालाइज इसलिए करा जाता है, रिसर्च इसलिए करी जाती है ताकि हम और चीज़ें जान सके उसके बारे में, ठीक है ना, अच्छे से उन सब चीज़ों को अच्छे से और डिस्क्राइब कर सके लोगों के सामने, ठीक है ना, लोगों को और ज़्यादा ईजी लैंग्वेज प्रोवाइड कर सके। फिर सामाजिक शोध। देखो समाज में
सांस्कृतिक और पारिवारिक व सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना। जो भी समस्या चल रही है समाज की, संस्कृति से रिलेटेड, पारिवारिक समस्या चल रही है, इन सबकी रिसर्च करना, ठीक है ना। फिर क्या है, शैक्षिक शोध हो गया हमारे शिक्षण पद्धति में, पाठ्यक्रम में व शिक्षा संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना। ऐतिहासिक शोध करना, इतिहास से जो ऐतिहासिक घटना हो गई है ना, ऐतिहासिक दस्तावेज हो गए, इन सबका अध्ययन करना। मनोवैज्ञानिक शोध हो गया मानव व्यवहार के ऊपर, है ना, मानसिक प्रक्रिया के ऊपर, इन सबका अध्ययन करना। वैज्ञानिक शोध करना, विज्ञान में प्रौद्योगिकी पे निर्माण करना, जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, विज्ञान, है ना, साइंस टेक्नोलॉजी पे इन सबका विश्लेषण करना। इन सबको और ज़्यादा, इन सबको बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, अच्छी रिसर्च करके, ठीक है ना। देखो मैंने आपको पहले बताया था, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक मतलब कि अगर हमें डेवलप होना है ना, हमें अपनी सोसाइटी डेवलप करनी है, खुद को डेवलप करना है, हमें अपने अर्थ को डेवलप करना है, तो हमें रिसर्च करनी ही होगी। जितना रिसर्च करेंगे उतने क्या हम डेवलप होते जाएंगे, हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता लगेगा, नई नई चीज़ों की खोज करेंगे, है ना, जिससे क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना, नई नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी, हम जिससे और नई नई चीज़ें की खोज कर पाएंगे, इनोवेशन कर पाएंगे। और क्या है, आर्थिक शोध, व्यापार, उद्योग, बाजार तथा आर्थिक समस्याओं का वो शोध करना। देखो शोध के क्षेत्र को क्रमवार लगा रखा है, इस तरह से आपको अपने फ्लो चार्ट दे रखा है। बेसिकली आपको इस तरह फ्लो चार्ट ना कराना है अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। शोध का क्षेत्र अंतर व्यापक होता है, समाज में विकास व ज्ञान वृद्धि करता है। अब देखो सामग्री संकलन हो गया। अब हमारी सामग्री संकलन, हम अपने मटेरियल को कहाँ से ढूंढते हैं, एक शोध करते समय ये बताना। देखो बेसिकली सामग्री संकलन का मतलब पता लगा आपको अपनी सामग्री को ढूंढना, मतलब कि अपने तथ्य फैक्ट्स को सब ढूंढना, कहाँ से अपने डेटा को ये सबको कहाँ से हम ढूंढते हैं, संकलन करते हैं, कलेक्ट करते हैं, यही आपको बताना है। देखो शोध कार्य में सामग्री संकलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी भी चीज़ की रिसर्च करें तो उसके लिए हमें पर्याप्त सामग्री, मटेरियल्स होना ही चाहिए, ठीक है ना। सामग्री संकलन के बिना शोध कार्य असंभव है। अगर हमारे पास सामग्री नहीं होगी ना तो हम रिसर्च को कर ही नहीं पाएंगे, असंभव है भाई। हम कैसे खुद से रिसर्च कर लेंगे कि हमारे पास कोई डाटा ही नहीं होगा, कुछ रिलेवेंट चीज़ें नहीं होगी। शोधकर्ता आवश्यक तथ्यों व सूचनाओं को विभिन्न स्रोतों से एकत्रित करता है, अलग अलग तरीकों से। एक शोधकर्ता जो होता है ना, वो अपने क्या है विभिन्न स्रोतों से क्या है एकत्रित करता है, क्या तथ्यों को, ठीक है ना। अब देखो सामग्री संकलन का अर्थ क्या होता है, शोध विषय से संबंधित आवश्यक, देखो शोध विषय किसी भी रिसर्च, किसी भी टॉपिक में हम रिसर्च कर रहे हैं ना, ठीक है ना, उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, डेटा है, नंबर्स है, इंफॉर्मेशन है, उन सबको व्यवस्थित रूप से एकत्रित करने की प्रक्रिया को ही सामग्री संकलन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सामाजिक संकलन के क्षेत्र हमारे स्रोत कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा प्राथमिक शोध, दूसरा होता है द्वितीय शोध। देखो प्राथमिक शोध जो रिसर्च करता मतलब कि एक ओके क्या कहता है इसे, शोधकर्ता जब पहले खुद से ढूंढता है, एनालाइज करता है, उसे प्राथमिक कहता है। द्वितीय क्या होता है, वो कहीं ना कहीं से लेता है, ठीक है ना, किसी की हेल्प लेके, बुक की हो गई, पुस्तक की हो गई। अब देखो प्राथमिक शोध कौन कौन सा होता है, निरीक्षण करना, है ना, ऑब्जर्वेशन करना, साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू लेना, प्रश्नवाली मतलब क्वेश्चंस करके, अनुचित, है ना, और सर्वेक्षण आ गया, ठीक है ना। अब द्वितीय स्रोत कौन कौन सा था, किसी पुस्तक का डेटा उठा लिया, रिलेवेंट डेटा, ठीक है ना, किसी विकिपीडिया का ले लिया, ऑनलाइन डेटा ले लिया, चैट जीपीटी से पूछ लिया, पत्रिकाओं का डेटा ले लिया, पत्रचार करो समाचार का डेटा ले लिया, शोध पत्र जो है उसका डेटा ले लिया, समाचार पत्र बोल दिया, सरकारी रिपोर्ट्स जो भी हमारी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती हैं उनका डेटा ले लिया, है ना। इंटरनेट शोध जो भी हमारे इंटरनेट से मिलता है हमें, चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनी, है ना, ये सब जिससे हमें जो डेटा मिलता है, ये सबको कहते हैं द्वितीय शोध, ठीक है ना। अब देखो सामग्री संकलन की प्रक्रिया, समय का चयन, समस्या का चयन करना, स्रोतों का निर्धारण करना, तथ्यों का आकलन करना, वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष, ये सब आपको फ्लो चार्ट से बना के लाना। देखो क्वेश्चन टोटल हमारे कितने क्वेश्चन थे इसके अंदर, टोटल देखो 7 क्वेश्चन थे, है ना, और 7 क्वेश्चन के अंदर कुछ 4-5 शॉर्ट नोट थे, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं था। देखो इतने अच्छे से अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए, आपने ही सिंगल वीडियो पढ़ ली, अब इसके नोट्स रीड करना है, उसके बाद आपको भाई इस सब्जेक्ट में पूरे नंबर आएंगे, 90 में से 90 स्कोर करोगे, क्योंकि पूरा पेपर इसी के अंदर से आने वाला है, कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है ना। देखो अगर आपको ये सारे के सारे नोट्स चाहिए तो आपको एक ही काम करना है, फटाफट से सब्सक्राइब करना है। बिकॉज देखो सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको और अच्छी वीडियो मिल पाएंगे। देखो अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना, एक मिनट, अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना तो आपको नोट्स जल्दी मिल जाएंगे। देखो हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो आप उसे जल्दी गेन करवाओ। आप फटाफट से, अगर आपको नोट्स चाहिए तो जल्दी से पहला नंबर सब्सक्राइब करो, दूसरा नंबर क्या है कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, फिर क्या है लाइक करो, क्योंकि लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फटाफट से मेरी वीडियो, सबसे पहले आपको देखो लाइक तो वीडियो देखते देखते कर देना है, ठीक है ना, उसके बाद सब्सक्राइब करना है, उसके बाद एक कमेंट करना है। नोट्स के लिए मैं आपको नोट्स कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, ठीक है ना। अगर आपको अपनी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर आपको अपनी और सब्जेक्ट की चाहिए तो मुझे बता दो, मैं आपको और सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है ना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है ना। अगर आपको ये प्यारे नोट्स चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, पूरा करा दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और कमेंट करो। अगर आपको किसी और फर्दर सब्जेक्ट पे ऐसी वीडियो चाहिए, इस तरीके से नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है ना।
अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कॉमर्स मैजिक चैनल पर आपको स्वागत था क्योंकि तो आप जा रहे हो वीडियो देखने के बाद, ठीक है। अगेन थैंक यू फॉर